सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज़किया और मैं हूं आपका मेज़बान सलमान मिर्जा। नाज़रीन, स्टार्ट ऑफ द वीक है, हमने कोशिश की कि आज तज़किया पर बात की जाए क्योंकि पिछले हफ्तों से हुकूमत हो या फिर अपोजिशन, दोनों की तरफ से एक दूसरे पर मनसूबाबंदी के तहत बाउंसर्स का सिलसिला जारी है। अगर अपोजिशन की बात की जाए तो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने अपने पहले जलसे का अनाउंसमेंट तो कर दिया है, लेकिन उनके रहनुमाओं की जानिब से, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात कर रहा हूं, मुस्लिम लीग नून की बात कर रहा हूं, उनके रहनुमाओं की जानिब से हुकूमत पर ताबड़तोड़ हमलों का सिलसिला जारी है। और ये मेरी जाती राय है कि पहली बार मुझे ऐसा देखने को मिल रहा है कि पिछले 2 सालों में हुकूमत जो मुसलसल, खान साहब कहते थे कि अवाम को घबराना नहीं है, लेकिन तर्जुमान शायद कुछ घबराते हुए नजर आ रहे हैं। कोई ट्विटर अकाउंट के फॉलोअर्स की बात कर रहा है, कोई खटमंडू में मुलाकात की बात कर रहा है, कोई इंडियन सफारतखाने में मुलाकात की बात कर रहा है। कुछ इस तरह की बातें सामने आ रही हैं, लेकिन इससे आवाम बराह रास्त किस हद तक मुतासर हो सकते हैं, इस हवाले से कोई बात सामने नहीं आ रही, क्योंकि महंगाई मुस्तकिल बढ़ रही है, अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान को पहुंच रही हैं, लेकिन बात की जा रही है ट्विटर फॉलोअर्स की बात की। लेकिन अपोजिशन की अगर बात की जाए तो वहां पर भी कुछ सही नजर नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है कि अपोजिशन की तमाम जमातें एक पेज पर हैं, क्योंकि कहीं ना कुछ बातें निकलती हुई सामने आ रही हैं। आपको याद होगा ख्वाजा आसिफ का बयान, उन्होंने एक प्रोग्राम में गुफ्तगू की थी और उन्होंने कहा था कि वो जरदारी साहब पे भरोसा नहीं कर सकते। अब इसकी वजूहात क्या हैं, ये माजी के हवाले से उन्होंने बात कही होगी। आज बड़ी दिलचस्प बात हुई, आज साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी पर फर्द जुर्म तो आयद हो गए, लेकिन जब उनसे सवाल किया गया तो मैं काफ़ी दिलचस्पी से वो चीज़ देख रहा था। मुझे लग रहा था कि कोई ख़ास जवाब सामने आएगा, क्योंकि ज़रदारी साहब इस तरह की बातों का काफ़ी दिलचस्प जवाब देते हैं। ज़रदारी साहब से सवाल किया गया कि ख्वाजा आसिफ ने यह बयान दिया है, इस पर आपकी राय क्या है। ख्वाजा आसिफ के बयान पर साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि यह किसी की ईमा पर बयान दिया गया है। अब सवाल यह है कि उनसे, यानी ख्वाजा आसिफ से, ये बयान किसने दिलवाया, और उससे बड़ा सवाल यह है कि यह बयान क्यों दिलवाया गया। क्या कोई चाहता है कि अपोजिशन की जमातें हैं वो एक साथ ना हो, या अपोजिशन एक दूसरे पर एतमाद नहीं कर रही है। माजी में ऐसा देखने में आया कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मुनक्किद होती है, हमेशा से आगे बढ़ने की बात की जाती है, हुकूमत को टफ टाइम देने की बात की जाती है, लेकिन वो टफ टाइम नहीं हो पाता, खुद अपोजिशन ही टूट फूट का शिकार हो जाती है। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। नवाज शरीफ पर भी आज एक पर्चा कटा है, FIR कटी है, उसी पर ही बात करेंगे। अमीर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, राना ताहिर इस वक्त में ज्वाइन कर रहे हैं, और इरफान कादिर साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे मजीद बात करेंगे। आप मेहमानों की मैं अगर इजाज़त से राना ताहिर साहब से शुरू करना चाहूँगा। ताहिर साहब बताइएगा, ये क्या हो रहा है, मतलब दोनों जानिब से एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बौछार की जा रही है, लेकिन मैं ये चीज समझ रहा हूं कि पिछले 2 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि हुकूमत के तर्जुमानों को कुछ ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। हुकूमत को इतना टफ टाइम शायद कभी नहीं मिला होगा, लेकिन अब उनके तर्जुमानों को शायद ज्यादा होमवर्क करना पड़ रहा है और सामने लानी पड़ रही बातें। जी देखें सलमान, बात यह है कि जहाँ तक टफ टाइम की बात है ना, टफ टाइम वाली तो कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। आप पाकिस्तान की सियासी तारीख़ पर नज़र दौड़ाएं तो आपको माजी में जब भुट्टो साहब पाकिस्तान के हुक्मरान थे और उनकी अपोजिशन जो थी, अगर आप उस दौर में भी चले जाएं, उस वक्त चूँकि प्राइवेट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, इसलिए वो बातें उस तरीके से महफूज नहीं, प्रिंट मीडिया में वो आज भी महफूज हैं कि हिज़्ब इख्तिलाफ़ और हिज़्ब इक़्तिदार वाले एक दूसरे पर किस तरह की इल्ज़ाम तराशी करते थे। सिर्फ इल्ज़ामात की नौइयत जो है वो ज़रा मुख्तलिफ हो गई है। मसला ये है कि आपने जो बात की है कि ये जो APC और मुत्तहिदा अपोजिशन है, ये अभी तक मुत्तहिदा अपोजिशन नहीं है। ख्वाजा आसिफ कोई मामूली आदमी नहीं है मुस्लिम लीग नून के अंदर, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के पार्लिमानी लीडर है नेशनल असम्बली में, यानी पूरी पार्लिमानी पार्टी जो है वो पार्लिमानी लीडर मुकर्रर किया नवाज शरीफ ने उन्हें नेशनल असम्बली में। बिल्कुल। तो आज उन्होंने आसिफ जरदारी साहब के हवाले से कहा कि जी उन पर मैं आज भी कायम हूँ कि एतबार नहीं किया जा सकता। तो अभी जो ये आपने आसिफ जरदारी साहब की गुफ्तगू का हवाला दिया, मैं चाहूँगा कि अगर आप वो आसिफ जरदारी साहब की गुफ्तगू भी लोगों को सुनवा दें ताकि इस पर फिर गुफ्तगू करने में ज़रा आसानी रहेगी। तो इस सिलसिले को फिर आगे बढ़ाते हैं। मतलब बयान दिया था कि आप पर एतबार नहीं, क्या कहते हैं, उसने किसी के ईमा पे दिया होगा ना, वो चाहता होगा ऑपरेशन आप समझते हैं कि ये अपोजिशन में दरारें डालने की कोशिश है? जी बिल्कुल।
है कि ये अपोजिशन में दरारें डालने की कोशिश है। तो ख्वाजा आसिफ को पार्लिमानी लीडर किसने बनाया? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने। तो इसका मतलब है कि आसिफ जरदारी साहब किन की तरफ इशारा कर रहे हैं? या तो मुस्लिम लीग नून की क़यादत की तरफ वो इशारा कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे को क्या कुछ कहते रहे माजी में वो भी कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अब ये जो आज कह रहे हैं कि इमरान खान की हुकूमत या उनके तर्जुमान इनके ख़िलाफ़ गद्दारी की बात कर रहे हैं, तो आसिफ जरदारी साहब ने एक इंटरव्यू में नवाज़ शरीफ साहब के बारे में जो कहा कि ये ग्रेटर पंजाब बनाना चाहते हैं और इनकी उधर से तारीफ़ होती है, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो ये सारी बातें रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। और जरदारी साहब के हवाले से जो मियाँ साहबान गुफ्तगू करते रहें वो भी अपने मफादात के लिए। आज कौम सलमान इनके पीछे किसी सियासतदान पर एतबार करने को क्यों तैयार नहीं है? इसलिए कि इन्होंने लोगों को माजी में आप उठाकर देखें, जब भुट्टो साहब वज़ीर आज़म थे तो उस वक्त की अपोजिशन जो थी वो भी यही कहते थे कि जी भुट्टो साहब और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते। वही घिसे पिटे फिक्रे दोहराते हैं कि जी इमरान खान और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते। मसला सिर्फ यहाँ पे एक है, कोई इनको अब आज आप देखें, ये शायद खाकान अब्बासी साहब और एहसन इकबाल साहब हमारे दोस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस फरमा रहे थे कि महंगाई की बात करें तो गद्दारी का कहा जाता है, हम जो भी बात करें उस पर अपना गद्दारी की बात। भाई महंगाई की बात करने पर आप पर किसने, या धांधली की बात करने पर किसने आपके ख़िलाफ़ गद्दारी की बात की? आप जब इस मुल्क के इदारों से छुप कर मोदी को बताए बगैर उन इदारों को आप मोदी को अपने घर में बुलाएंगे तो उंगलियां तो उठेंगी। लोग सवाल करेंगे कि मोदी को चाचे का पुत्र तो नहीं था कि उसको आपने इतने प्राइवेट फंक्शन में भी बुलाया और उसकी पगड़ी पहनकर आप शादी की तकरीब में मेहमानों को रिसीव कर रहे थे, जो मकबूजा कश्मीर के लोगों पर मजालिम ढा रहा है। तो फिर वाजपेयी की आमद पर जिस तरीके से जमात इस्लामी के कारकुनों पर लाहौर में तशद्दुद किया गया, उन्हें लहू लहान किया गया बुज़ुर्गों को, वो भी एक तारीख़ का हिस्सा है। तो ये जब बात होगी भाई आप पर किसने, आपको किसने कहा? महंगाई की बात करने पर किसके खिलाफ पर्चा हुआ? अगर फौज को गालियां बराह रास्त देंगे। लेकिन राणा साहब, मैं इस चीज पे कहूंगा, आप जैसे जो आप सियासत की बात कर रहे हैं, आप भुट्टो साहब तक गए, लेकिन इन्हीं सियासी जमातों ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे साइन भी किया था। साल 2008 में साथ मिलकर इलेक्शन भी लड़ा था और यह भी कहा था जरदारी साहब ने कि मेरे प्राइम मिनिस्टर 2008 में, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट नहीं हुआ था, लेकिन जरदारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीती थी इलेक्शन, लेकिन उन्होंने कहा था कि मेरे नवाज शरीफ वजीर आजम हो सकते हैं। लेकिन फिर मामला जुदा हो गए, फिर पेट फाड़ने की बात भी सामने आई। आपको नहीं लगता ये सियासत में इल्जाम तराशी होती रहती है, करते रहते हैं और फिर साथ बैठ जाते हैं? सियासी जमातों का एक दूसरे पर एतमाद होता है कि सिर्फ ये आवाम को दिखाने के लिए बयान किया जाता है और उसके में कोई हकीकत नहीं होती। देखें सलमान, आज जो पीपल्स पार्टी के इत्तेहादी हैं अवामी नेशनल पार्टी वाले, इनकी एक जमात होती थी नेशनल अवामी पार्टी, जिस पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने गद्दारी का मुकदमा बनाकर पाबंदी लगाई थी और इनके खिलाफ हैदराबाद ट्रिब्यूनल बनाया था। इनको तो जनरल ज़ियाउल हक ने रिहा किया, इनकी क़यादत को। तो भुट्टो साहब ने उनके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा बनाया। नवाज शरीफ साहब ने डॉक्टर मलिया लोधी जैसी खातून के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा बनाया। आज क्यों ये चिल्ला रहे हैं? इतनी हिम्मत है? आप देखें, इनकी तारीख भरी पड़ी है। अदालत उज़्मा पर हमला करवाया नवाज शरीफ साहब ने, वो कोई ढकी छुई है? तो पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी की हम बात करते हैं। अगर कानून की हुक्मरानी की बात है तो सुप्रीम कोर्ट के जज और वो हाई कोर्ट के जज जस्टिस मलिक क़य्यूम साहब, वो तो फारग हो गए, जिनको फ़ोन किए थे शहबाज शरीफ ने। लेकिन शहबाज शरीफ आज भी अपोजिशन लीडर है। किस कानून के तहत वो पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ सकते हैं, जिनका सबूत मिल चुका है कि उन्होंने फ़ोन किए जजेस को? ये लोग आइन और कानून की हुक्मरानी की बात करें। शहीद ज़ियाउल हक का मिशन उनकी कब्र पर खड़े होकर कहते थे हम पूरा करेंगे, और आज ये जमहूरियत के बड़े चैंपियन बनते हैं। तो इनसे आप ये न तवक्को करें। चलिए मज़ीद खोलेंगे, लेकिन इब्तिदाई कमेंट्स लेते हैं। अमीर अब्बास भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अमीर अब्बास साहब, ये बताइएगा, आपको लगता है कि हुकूमत की सफ़ों में थोड़ी खलबली पिछले 2 साल में तो नहीं थी, लेकिन अब थोड़ी नजर आ रही है, क्योंकि अपोजिशन वाकई में शायद फ्रंट फुट पर खेल रही है, या पहले से ज्यादा मुत्तहिद नजर आ रही है, या फिर भाई कि यही कहा जाए कि ये हल्की फुल्की मौसीकी है, कोई पक्का राग नहीं है? अगर इजाजत दे आपने जो राना साहब से सवाल किया, ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट और उस पर जरदारी साहब का बयान देखें। ख्वाजा आसिफ साहब ने जो कुछ जरदारी साहब के बारे में कहा है उस पर आपको हैरत नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल। उसकी वजह यह है कि जैसे ही इमरान खान साइड पे होगा, जो बात ख्वाजा आसिफ ने किया, ये बात नवाज शरीफ फिर कर रहे होंगे। ये तो सिर्फ अभी इमरान खान की वजह से ये इनके याराने
जो है वो अब बनना शुरू हो गए हैं ना, अब ये जप्पियां डाल रहे हैं एक दूसरे में, वो इमरान खान की वजह से, वो अकाउंटेबिलिटी की वजह से, वो नैब की वजह से। एक लम्हे के लिए फर्ज कर लें कि आज इमरान खान नाम का कोई शख्स पाकिस्तान में नहीं रहता, और फर्ज कर लें कि नून लीग या पीपल्स पार्टी में से ही किसी की आज हुकूमत है 5 अक्टूबर 2020 को, ये वही एक दूसरे के खिलाफ कह रहे होंगे जो इन्होंने 88 से 99 तक कहा, जो इन्होंने 2008 से लेके 2018 तक कहा। बेचारे ख्वाजा आसिफ ने तो सिर्फ इतना कहा ना कि मुझे एतमाद नहीं है आसिफ जरदारी पर। नवाज शरीफ ने तो इससे भी बहुत बदतर कहा हुआ था, और जरदारी साहब ने नवाज शरीफ को कहा था ये नासूर है, नासूर। नवाज शरीफ ने कहा था बेनजीर मुझे गीदड़ कहा करती थी। ये तो एक बड़ी शर्मनाक तारीख है ना दोनों की। लिहाजा ये सिर्फ चूंकि इस वक्त ये है मैरिज ऑफ कन्वीनियंस, दोनों का जो सर्वाइवल है, दोनों की बका इसमें है कि वो इस वक्त मिलकर इस हुकूमत को धक्का देके गिराएं। अब आने जो इस हुकूमत की बुखलाहट की बात, देखिए इस हुकूमत को कोई खतरा नहीं है और कोई इस हुकूमत को गिरा नहीं सकता सिवाय इस हुकूमत के अपने। अगर ये हुकूमत कभी गिरेगी अपने कदमों पर तो वो इमरान खान साहब की वजह से गिरेगी, और इनके तर्ज हुक्मरानी की वजह से गिरेगी, इनके तर्ज सियासत की वजह से गिरेगी। लोग चाहते थे कि इमरान खान, और बल्कि इमरान खान की वजह से या उन जुर्मानों की वजह से? नहीं, इमरान, देखिए मैं कोई दाएं बाएं नहीं, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी वो इमरान खान वजीर आजम पाकिस्तान पर है। आप कैप्टन ऑफ द शिप हैं, आपको नजर आ रहा है कि आप जहाज जाके सीधा ग्लेशियर में मार रहे हैं, नजर आ रहा है आपको कि ग्लेशियर में जहाज मार रहे हैं आप जाके, you have to be responsible। तो फिर आप कहें कि भाई ये जो जहाज में मुसाफिर सवार थे वो कसूरवार है, कैप्टन ऑफ द शिप कसूरवार है। वो किस तरह से? देखिए सलमान, जिस हुकूमत के साथ अवाम खड़े हों, और अवाम से मुराद ये कि अवाम की एक बड़ी अक्सरियत खड़ी हो जिस हुकूमत के साथ, उस हुकूमत का बाल बी का कोई नहीं कर सकता। वो ऑपोजिशन तो छोड़ दें, वो अगर कोई एस्टैब्लिशमेंट भी खड़ी हो जाए वो उस हुकूमत को नहीं गिरा सकती। आप लोगों से पूछे कि वो इमरान खान साहब की कारकर्दगी के बारे में क्या कुछ कह रहे हैं। सही। आप पल्स रिपोर्ट जरा देखें। इमरान खान साहब अपने वोटर्स, सपोर्टर्स और हमदर्दों को जिस तरह खिजा में पत्ते झड़ते हैं दरख्तों से, ऐसे झाड़ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, पत्ते जैसे गिरते हैं ऐसे लोग आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान साहब से मायूस होते चले जा रहे हैं। अगर इमरान खान साहब की हुकूमत गिरेगी कभी तो वो सिर्फ और लेकिन क्यों सर, सवाल ये पैदा होता है क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इमरान खान साहब तो उम्मीद की एक किरण के तौर पर सामने आए थे ना अब्बास साहब, तो सवाल फिर ये पैदा होता है क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? हर चीज की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं? मेरा हमेशा सवाल ये होता है कि जब इमरान खान साहब इलेक्शन कैंपेन चला रहे थे तो उनका एक जुमला था, मुझे आज तक याद है, वो उनका ये कहना था कि अगर कीमतें बढ़ाकर, टैक्सेस लगाकर ही अगर मुझे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, सारी चीजें करनी है, तो फिर फायदा क्या? मेरा क्या होने का क्या फायदा? देखें, इमरान खान साहब का अगर आप ये 2 साल का एनालिसिस करें और जो इमरान खान साहब की डिसीजन मेकिंग थी, जिस किस्म के उन्होंने फैसले किए हैं, उनमें से ज्यादातर फैसले मेरी नजर में, हो सकता है किसी की नजर में कम फैसले हों, लेकिन मेरी नजर में जो ज्यादातर फैसले, बहुत अच्छे फैसले भी किए हैं। ऐसा नहीं मैं कह रहा कि बिल्कुल बहुत नाकाम हुकूमत है, बहुत जबरदस्त काम भी शुरू किए हैं, वो इंशाल्लाह हम देखेंगे कि वो अगले 3-4 साल में उनके नताइज सामने आएंगे। लेकिन ज्यादातर फैसले ऐसे हैं कि जो रिवायती फैसले हैं, जो डिसीजन मेकिंग जो है वो रिवायती डिसीजन मेकिंग है। यानी अगर आप नवाज शरीफ के फैसले उठा के देख लें, अगर आप आसिफ जरदारी के फैसले उठा के देख लें, अगर आप शहबाज शरीफ के और यूसुफ रजा गिलानी के तर्ज हुकूमत देख लें, तो आपको आज इमरान खान के तर्ज हुकूमत में वो झलक नजर आएगी। इमरान खान साहब ने जो अपना स्टेचर कौम के सामने रखा था, वो स्टेचर ये था कि मैं एक गैर रिवायती सियासतदान के तौर पर सामने आऊंगा, मेरा तर्ज हुक्मरानी भी गैर रिवायती होगा, मेरा तर्ज सियासत भी गैर रिवायती होगा। बिल्कुल। आपके ऊपर इस मुल्क पर जो नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के तर्ज हुक्मरानी की जो छाप है, मैं उसको खुर्च के खत्म करूंगा। लेकिन आज देख लें, 5वां डीसी तब्दील हो गया लाहौर में, आज एक और डीसी आ गया लाहौर में, कुछ और तबादले हो गए। ये जो उस्मान बुज़दार साहब वसीम अकरम प्लस है, ये जो महमूद खान साहब खैबर पख्तूनख्वा में हैं, ये रिवायती तर्ज हुकूमत के फैसले हैं। इसी तरह जब कायम अली शाह को जरदारी साहब ने चीफ मिनिस्टर लगाया था सलमान सिंध के अंदर, हम क्या कहते थे कि आपने एक ऑक्टोजेनेरियन चीफ मिनिस्टर लगा दिया लाके 80 साल का बाबा, सिर्फ इसलिए क्योंकि जरदारी साहब को एक ऐसा शख्स चाहिए था कि जो जरदारी साहब को नो बॉस न कर सके, और जरदारी साहब किसी कॉम्पिटेंट आदमी को नहीं बिठा। हम ये तनकीद करते थे ना। आज अगर उस्मान बुज़दार को लगा दिया इमरान खान ने, तो कौन से स्किल्स है?
भाई कायम अली शाह तो फिर भी आपके साथ राणा साहब लिविंग हिस्ट्री बैठे हुए, कायम अली शाह तो फिर भी 40 साल से सियासत में कई दफा मुंतखब होता चला आ रहा है, पहले भी चीफ मिनिस्टर रहा शायद पता नहीं 88 में, तो पहले भी वजीर आला रह चुके हैं, वो पहले भी रह चुके हैं, तो वो तो फिर भी चले, फिर भी उसका कोई ना कोई एक्सपीरियंस। ये आपने उस्मान बुज़दार का फैसला, बेशुमार ऐसे फैसले हैं जिनकी वजह से इमरान खान साहब से लोग, यानी इमरान खान साहब खुद कन्विंस है कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं, लोग कन्विंस नहीं हो रहे भाई। आप होते रहे कन्विंस प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ के, आपके कन्विक्शन को लाख सलाम, लेकिन अवाम में से एक बड़ी तादाद है जो कन्विंस नहीं हो रही है, जो कहती है कि नहीं भाई कहीं झोल है। इमरान खान साहब स्टेटस को का हिस्सा बनते चले जा रहे हैं। इमरान खान साहब मसलन आप देखेंगे जैसे नैब है, इमरान खान साहब का सबसे बड़ा नारा था एहतसाब का, और एहतसाब करने के लिए जो रास्ते में रुकावटें हैं वो दूर करना थी आपने। सही। एक आदमी अगर कि आप जा रहे हैं सड़क पर चल रहे हैं, रास्ते में कोई पत्थर आ जाए, कंकर आ जाए, आपको बार बार ठुड्डे लगे, ठोकरे लगे, आप चौंकेंगे ना कि भाई रास्ता साफ नहीं है। क्यों रास्ता साफ नहीं? जब एहतसाब के अंदर नाकामी होती है तो क्या ये चीफ एग्जीक्यूटिव का काम नहीं है कि वो बैठ के सोचे कि यार मेरी तो 26 साल की सियासत का नुक्ता-ए इम्तियाज ही एहतसाब था और एहतसाब नहीं हो पा रहा। कई लोग तो बाहर मुझसे भाग के चले गए, महवर यही था, न्यूक्लियस यही था एहतसाब। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई 25 जजों से एहतसाब नहीं हो सकता। इमरान खान साहब को नहीं समझ आ रही थी। ये उनकी लॉ मिनिस्ट्री को और ये फरोग नसीम साहब जो इन्होंने सुकरात बुकरात बिठाए हुए, इनको समझ नहीं आ रही कि 1250 रेफरेंस 25 जज कैसे हल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई 125 जज रखो, आज तक नहीं रखे जा रहे। बिल्कुल। अमीर अब्बास साहब, मैं इसी पे आपके पास वापस आऊंगा। दिलचस्प बात हो रही है, शहबाज गिल साहब जब भी ट्वीट करते हैं तो मेरे जहन में ये सवाल आता है और मैं कोशिश करता हूं कि यही जवाब दूं कि अगर आपकी कारकर्दगी बेहतर होती, अगर महंगाई कंट्रोल में होती, अगर सब चीजें बेहतर होती, आवाम को हर चीज उनकी दहलीज पर मिल रही होती जो कि माजी की हुकूमत में नहीं मिलती थी, तो फिर चाहे दुनिया में हर तरफ से आवाजें उठें, चाहे कुछ भी हो, लेकिन आवाम उन पर कान न धरती। इनफैक्ट अपोजिशन को भी शायद ये इखलाकी जवाज रह दें, कोई जवाज ही मुयसर नहीं आता कि वो किसी किस्म की कोई बात करती। यहां पर भी दोबारा आएंगे, लेकिन इरफान कादिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कानूनदान हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। इरफान कादिर साहब, ये बताइएगा, आज वजीर आजम के खिलाफ, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के खिलाफ इश्तियाल अंगेज का मुकदमा दर्ज किया गया है, उसमें कुछ दफात शामिल की गई हैं। इस दफात की क्या डिटेल्स हो सकती हैं ये बताइएगा, साथ साथ इसकी क्रेडिबिलिटी किस हद तक हो सकती है, क्या हो सकते हैं इसकी डिटेल्स ये बताइएगा। अच्छा, इन आवाज का तरफ प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा। अमीर अब्बास की तरफ दोबारा चलेंगे। अमीर अब्बास साहब, ये बताइएगा, क्या ये बात सही नहीं है? तर्जुमान बातें जरूर करते हैं, मेरा भी सवाल वहीं पे भी था कि जब 25 रुपए पेट्रोल बढ़ा था और फिर मैंने देखा था पिछले दिनों वजीर आजम साहब ने मुलाकातें की थी कुछ सहाफियों से, और जो अद्वियात, जान बचाने वाली अद्वियात हैं, उनकी कीमतों में इजाफे के हवाले से कुछ सहाफियों ने सवाल किया, तो जवाब यह था कि ये मार्केट में दस्तयाब रहें, इस वजह से इनकी कीमतों में इजाफा किया गया है, फॉर मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट। आपको लगता है ये जवाब सही है? ऐसा ही जवाब होना चाहिए? जवाब उसे कहते हैं उज़रे गुना बदतर अज गुना। एक तो गलत काम, फिर आप उसका जवाब तलाश करके लाएं, वो उससे भी बड़ा गुनाह होता है। ये जो इन्फ्लेशन इस वक्त जिसका आप बार बार जिक्र कर रहे हैं, ये जो चीनी की कीमतें हैं, ये जो गंदम यानी गंदम आपको इंपोर्ट करनी पड़ रही है। पाकिस्तान वीट प्रोडक्शन में दुनिया के 115 रुपए चली गई शामिल हो चुकी है। अब आप यानी ये कहीं ना कहीं तो कोई मसला है, लेकिन सवाल गंदम की बात हो रही है, सवाल गंदम, जवाब चना। जवाब क्या आता है? माफिया बैठे हुए, नून लीग का माफिया बैठा हुआ है, फलाने का माफिया। भाई अगर माफिया, आप गवर्नमेंट आप हुकूमत हैं, आप ऑपोजिशन तो नहीं है, आप मीडिया तो नहीं है, आप कोई एग्जीक्यूटिव, तो आप तो हुकूमत है, सब कुछ आपके मातहत है, आईबी आपके पास है। वो कौन सा माफिया पकड़े, वो कौन सा माफिया जो अभी भी आपकी हुकूमत को नाकाम करने की कोशिश कर रहा है, जो अभी भी गंदम की, चीनी की और बाकी जो जरूरियात जिंदगी है उनकी कीमतों में इजाफा करवाया जा रहा है। ये जो अद्वियात महंगी हो चुकी है, भाई गंदम और उसको तो आप एक तरफ रख दें, अद्वियात महंगी हो रही हैं, 25 गुना अद्वियात महंगी हो चुकी है इन 2 सालों में, 25 गुना। ये तो इमरान खान साहब का वो। अच्छा, अब आप इसको रिवर्स कैसे करेंगे? 2 साल हो चुके, तीसरा साल शुरू हो गया है। जो आखिरी 6 माह होते हैं सलमान, उसमें तो कोई खास काम हुकूमतें कर नहीं पाती, वो तो मारामारी का वक्त होता है, इलेक्शन का माहौल होता है, उसमें तो सिर्फ इफ्तिताह हो रहे होते हैं जो काम प्रोजेक्ट शुरू होते हैं। प्रैक्टिकली इमरान खान साहब के पास 2.25 साल 2.5 साल का अरसा है। ये जितना
कुछ ऊपर जा चुका है, ये नीचे कैसे आएगा? मुझे तो नहीं लगता कि ये 2.25 साल 2.5 साल में सब कुछ इमरान खान साहब अंडू कर सकेंगे, बल्कि अभी तो और बहुत सारी चीजें जो हैं वो उनकी इन्फ्लेशन की एक्सपेक्ट किया जा रहा है। ये पिछले महीने एग्जैक्टली सितंबर में 9.5% या 9.05% इन्फ्लेशन थी। ये कोई मामूली चीज है क्या? सही, बिल्कुल, मैं इस पर वापस आऊंगा। मेरा राब्ता बहाल हुआ है इरफान कादिर साहब से। कार साहब ये बताइएगा, वज़ीर-ए-आज़म साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ जो ये इश्तियाल अंगेजी का मुकदमा दर्ज किया गया है, किस हद तक नवाज शरीफ को नुकसान पहुंचा सकता है और किस हद तक अपोजिशन इत्तेहाद को नुकसान पहुंचा सकता है, या फिर ये सियासी मुकदमा आपको लगता है आपके पास, आप क्या इस पर तज्जिया करेंगे? मैं समझता हूं कि नवाज शरीफ साहब को इस मुकदमे का बहुत फायदा होगा, क्योंकि ऑपोजिशन को गिराने का बेहतरीन तरीका ये होता है हुकूमत के लिए कि हुकूमत अपनी कारकर्दगी इतनी अच्छी रखे, इतनी अच्छी कारकर्दगी रखे कि लोग फिर हुकूमत की कारकर्दगी को देखते हुए ऑपोजिशन के खिलाफ बात करें। लेकिन अगर हुकूमत जो है ऑपोजिशन को गिराने के लिए वो समझती है कि अदालतों का या इंतखाब के इदारों का या तफ्तीशी इदारों का सहारा हुकूमत लेना शुरू कर दे, तो उससे ऑपोजिशन जो है वो ज्यादा मजबूत होती है, कमजोर नहीं होती। और जिन लोगों ने ये एडवाइस किया हुकूमत को, मैं समझता हूँ कि उनको अपनी एडवाइस पे भी नजरसानी करनी चाहिए। तो एक और मुकदमा जो दर्ज किया गया था कि उनकी तकारीर पर पाबंदी की जाए, वो भी मेरे ख्याल से आज मुस्तरद कर दिया गया है। तो आपको लगता है कि ये जो FIR दर्ज की गई है ये भी मुस्तरद कर दी जाएगी, ये मामला ही मुस्तरद हो जाएगा, या आपको लगता है कि ये नहीं होगा? देखें, सबसे जो बड़े केस थे 3 जो कि सुप्रीम कोर्ट की इमा पे बनाए गए थे और 3 रेफरेंसेस फाइल किए गए थे, वो आज तक अदलिया से उसका फैसला नहीं हो रहा। हालांकि अपीलें तीनों डिसाइड हो सकती हैं, वहाँ पे रिकॉर्ड सारा अदालत के सामने है, लेकिन वहाँ पे कोई कभी एब्सकॉन्डर की बात हो जाती, कभी इस तरह की चीजों की साइड इश्यूज डिस्कस हो रहे हैं, कोलैटरल इश्यूज डिस्कस हो रहे हैं। भाई अगर वो इतना ही स्ट्रॉन्ग केस था तो अदालतें क्यों नहीं उनको आज सजा देती? इस्लामाबाद हाईकोर्ट क्यों नहीं फैसला करके उनको सजा देता? श्योरली उनको कोई मुश्किल हो रही है तो वो सजा नहीं ना दे रहे। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में ये जितनी कोशिशें माजी में हुई हैं ऑपोजिशन को अदालतों के जरिए खत्म करने से या एहतसाबी इदारों के जरिए खत्म करने से, ऑपोजिशन उससे सर ब्रेक पे जाना है। मैं एक बार फिर आपसे पूछना चाहूंगा, इस मुकदमे का फायदा आप कह रहे हैं कि बराह रास्त नवाज शरीफ और अपोजिशन को होगा, जो मुकदमा आज दर्ज किया गया? जी हाँ, बिल्कुल होगा। ठीक है, इरफान कादिर साहब हमारे साथ मौजूद रहेगा, अमीर अब्बास साहब हैं, राना ताहिर साहब भी इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे मजीद बात करेंगे, वक्त हुआ है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि अगर हुकूमत की कारकर्दगी बेहतर होती, महंगाई कंट्रोल होती, सारी चीज़ें सस्ती होती, हर चीज़ दहलीज पर मिल रही होती, अद्वियात की कीमतें कम होती, डॉलर बेहतर होता, महंगाई नहीं होती। ये तमाम बातें इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि तमाम बातें इमरान खान साहब ने अपनी इलेक्शन कैंपेन में की थी कि ये तमाम चीज़ें होंगी, और अगर डॉलर बढ़ता है तो फिर हुकूमत चोर होती है। पहले डॉलर 128 के करीब था गालिबन, और अब 166 रुपये है। तो क्या अपोजिशन की बात इस तरह से मुकदमा दर्ज करके बंद कराई जा सकती है, या फिर उसमें कोई हकीकत भी हो सकती है? एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। डोंट गो एनीवेयर। प्रोग्राम तस्दीर में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले इरफान कादिर साहब कह रहे थे कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ जो आज मुकदमा दर्ज किया गया है, इसका बराह रास्त फायदा नवाज शरीफ को होगा, अपोजिशन को होगा। और इसी तरह की बातें अपोजिशन की जानिब से की जा रही है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल, उनका भी कहना है कि जब हम महंगाई की बात करते हैं तो मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं। उन्होंने क्या कहा, पहले सुनते हैं, फिर गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। जो अवाम की महंगाई की बात करेगा, जब हम ये कहते हैं कि 72 सालों में आटे की कीमत 35 रुपए किलो हुई, तो 2 सालों में 80 रुपए किलो क्यों हो गई? 72 सालों में चीनी की कीमत 52 रुपए किलो हुई, तो 2 सालों में 115 रुपए किलो कैसे हो गई? तो इसका जवाब नहीं है। इसका जवाब यह है कि ये सवाल करने वाले गद्दार हैं। अगर पाकिस्तान के अवाम के सवाल करना, उनके मफाद के सवाल करना, उनके ऊपर टूटने वाली महंगाई पर सवाल करना, नौजवानों की बेरोजगारी पे सवाल करना, गुर्बत पे सवाल करना, हुकूमत की नाकाम खारजा पॉलिसी पे सवाल करना, पाकिस्तान की आइन से रूगर्दानी पे सवाल करना गद्दारी है,
तो इस गद्दारी पे हमें शर्म नहीं है, फख्र है। और इसी पर बात करेंगे राना ताहिर साहब से। राना ताहिर साहब, डोंट यू थिंक सो इट्स अ वैलिड पॉइंट कि अगर महंगाई की बात की जाए, महंगाई बहुत है। अगर आप 52 रुपीज़ चीनी पर किलो हुआ करती थी, पर केजी हुआ करती थी, 115 रुपये, आटा 80 रुपये किलो पे जा रहा है। फिर अगर उसकी बात की जाएगी, अपोजिशन के पास जवाब तो है। इमरान खान साहब की नीयत पर हमारे साथ जितने भी मेहमान बैठे हुए हैं, इरफान कादिर साहब, राना ताहिर, आप, बजाते खुद अमीर अब्बास, नीयत पर कोई शक नहीं कर सकता, लेकिन कारकर्दगी पे सवाल तो कर सकता है ना। जी सलमान, देखें बात ये है, एहसन इकबाल साहब हमारे बड़े मोहतरम दोस्त हैं। मसला ये है कि इनसे बंदा पूछे, जो इन्होंने बात की कि ये शर्म की बात नहीं है, इससे ज़्यादा डटाई की और क्या बात हो सकती है कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो आइन की हुक्मरानी की बात करें। यानी जो बात, इनको थोड़ा सा अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि ये लोग हैं कौन, ये आए कहाँ से हैं, पैदावार किन की हैं। यानी उस वक़्त तो ये सारा कुछ ठीक था। आपको मैं मिसाल देता हूँ कि जिस शख्स को इन्होंने आज़ाद अदलिया का नाम नहाद चैम्पियन बनाकर कौम के सामने पेश किया, इफ्तिखार चौधरी साहब को, इफ्तिखार चौधरी साहब के ज़माने में नवाज़ शरीफ साहब को जिस तरीके से जो सलूक उनके साथ हुआ, वो आप ये बात करते हैं PCO जजेस की, तो इफ्तिखार चौधरी साहब कौन थे? जिस बेंच ने, अगर मैं गलत हूँ तो इरफान कादर साहब दुरुस्त कर सकते हैं, कि मुझे याद पड़ता है कि उस बेंच का हिस्सा थे वो नाम नहाद चैम्पियन जो थे आज़ाद अदलिया के, जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब, जिन्होंने जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब को आइन में तरमीम का इख्तियार दिया था। यानी जब आपका दिल करे आप जो मर्ज़ी मौक़िफ़ अपना लें, अपने पिछली बातों को छोड़कर आप 80 से लेकर 85 तक मार्शल गवर्नमेंट के वज़ीर ख़जाना रहें, 85 से लेकर आप 90 तक पंजाब के चीफ मिनिस्टर रहें, उसके बाद 3 बार आप प्राइम मिनिस्टर रहें और उसके बावजूद इस मुल्क को कोसते रहें। मसला तो ये है कि यहाँ पे अपनी तरफ कोई नहीं जाता। मैं कहता हूँ ये रिकॉर्ड की बात है कि ये आज एहसन इकबाल साहब ने यह भी फरमाया कि उन्हें जिलावतन कर दिया गया। जिलावतन उन्हें किसी ने नहीं किया था, वो तहरीरी माफ़ी मांग कर जनरल परवेज़ मुशर्रफ को दरख्वास्त दी थी उन्होंने। आप इनके आर्टिकल 6 की ये बात करते हैं, परवेज़ मुशर्रफ साहब ने बतौर चीफ एग्जेक्टिव नवाज़ शरीफ की दरख्वास्त पर ये एडवाइस की उस वक्त के सदर रफ़ीक तारड़ को कि इनकी सज़ा माफ़ कर दी जाए, और रफ़ीक तारड़ ने जनरल परवेज़ मुशर्रफ की एडवाइस पर अमल किया। तो आर्टिकल 6 तो इन सारों पे इतना ही हौसला है तो बात करें आकर कि जिन्होंने मुआवनत की, क्या ये जनरल ज़ियाउल हक की मुआवनत नहीं कर रहे थे? आर्टिकल 6 पहले अपने पर लगाते, फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ के हवाले से बात करते, तो इनकी बात में वजन होता। मेरा सवाल मैं गुजारिश कर रहा हूँ, मैं जसारत करता हूँ इस सवाल करने की कि देखिए आर्टिकल 6, आपने इफ्तिखार उमर चौधरी साहब की बात की, गालिबन आप 2002 की बात कर रहे हैं जब उन्होंने शायद PCO के तहत हल्फ उठाया होगा, लेकिन 2007 में उन्होंने मना कर दिया था। उसके खिलाफ नवाज शरीफ साहब ले ही कोई नहीं रहा था हलफ उस वक्त। सलमान मिर्जा साहब, इफ्तिखार चौधरी साहब को तो परवेज़ मुशर्रफ ने हटाया था, जब उनसे हलफ ले रहे थे उस वक्त तो उन्होंने PCO के तहत हलफ उठा लिया था। यही तो इस मुल्क में सबसे बड़ी मुनाफकत है। जी आप कादर साहब से बात। कादर साहब, जी कादर साहब, सही बात ये जो राना साहब ने कहा है कि 2007 में PCO के तहत कोई हल्फ उठाया नहीं रहा था, उनको तो हटाया गया था। लेकिन खैर मेरा सवाल फिर भी ये नहीं था, लेकिन आप इसका जवाब दें, फिर आगे बढ़ते हैं। जी राना साहब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, ये हकायक बिल्कुल इसी तरह थे, बिल्कुल दुरुस्त कह, ठीक। और वो अदलिया जो कि मार्ज़े वजूद में आई थी ये लॉयर्स मूवमेंट की वजह से, वो अदलिया आज भी वहीं की वहीं बैठी हुई है, और उस अदलिया से हर आने वाली हुकूमत जो है उसकी कोशिश होती है कि वो जो भी सियासत को जिस तरह से भी वो रेगुलेट करना चाहें वो करते हैं, और इसीलिए इस अदलिया के अक्सर फैसले जो हैं वो बहुत ज़्यादा आपस में मुतसादम भी हैं और कॉन्ट्रोवर्शियल भी हैं। सही। अच्छा राना साहब, आपकी बात को मैंने तस्दीक करवा ली, उन्होंने कहा बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये था कि अगर महंगाई उस हद तक ना होती, अगर हुकूमत की कारकर्दगी बेहतर होती, तो अपोजिशन के पास तो कोई कार्ड ही नहीं था ना प्ले करने के लिए। अब तो उनके पास महंगाई वाला कार्ड है, उनके पास ये बात है कि महंगाई की बात करते हैं आप, हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज कर देते हैं। जी सलमान, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, बिलाशुबा महंगाई बहुत बड़ी है, इसमें कोई शक नहीं,
लेकिन मसला वही है कि ये बात जो है ना कोई और आदमी आकर कर रहे हैं ना। एक वक्त अब हम कहते हैं कि 120 या 25 का या 28 का डॉलर था, अब वो 166 पे आ गया। तो डॉलर तो किसी ज़माने में 8 रुपए का भी था, 8 रुपए से भी 128 रुपए पर आया था। और ये कीमतें जो है ना बढ़ती रही हैं। लेकिन ये जो इमरान खान है ना, बिलाशुबा इस बात में किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है कि हम कहें कि ये गवर्नेंस के प्रॉब्लम अपनी जगह पे मौजूद हैं। जो आवाम को तवक्कुआत थी वो पूरी नहीं हो रही हैं। और इमरान खान साहब को भी अपनी टीम का भी असर नौ जायज़ा लेना चाहिए कि कहाँ पे उनसे गलती हो रही है। पॉइंट ये है कि उनको अपनी टीम का असर नौ जायजा लेना चाहिए, क्योंकि टीम आपकी बेहतर परफॉर्म करेगी तो ही कैप्टन इस काबिल हो सकेगा या इस जगह बाकियात बहुत है। मैं आपको बताऊं, वो लोग जो 3-4 दहाइयों तक इस मुल्क पर जो 2 खानदान मुसल्लत रहे हैं, उनकी ब्यूरोक्रेसी में भी बाकियात बहुत ज़्यादा हैं। उन्होंने अपने अपने पॉलिटिकल विंग बनाए हुए थे अपने ब्यूरोक्रेसी में, और वो लोग भी रुकावटें डाल रहे हैं, वो भी मसाइल पैदा कर रहे हैं इस हुकूमत के लिए। लेकिन इमरान खान साहब को चाहिए कि जानदार तरीके से आगे बढ़ें। और जो उनका देखें, इस मुल्क में एहतसाब होना चाहिए। सलमान, जिन्होंने भी इस मुल्क को लूटा है उनको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन मसला वही है, दो राय नहीं है, लेकिन आहनी हाथ से पकड़ा जाए, वो भी पूरे होने चाहिए। फिर कोई बचना ना बचना। आप देखें ना, जो चोर हैं वो 7 बने फिरते हैं। अमीर अब्बास साहब से गुफ्तगू करते हैं। अमीर अब्बास साहब, ये बताइएगा कि मैं आज एक जगह एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें कहा गया था कि बिजली की कीमतों में तकरीबन 2 गुना इजाफा हो गया, बल्कि शायद इससे ज्यादा। लेकिन गर्दिशी कर्जे कम होने के बजाय मजीद बढ़ रहे हैं। तो बिजली की कीमतें ही बढ़ रही हैं, गर्दिशी कर्जे ही बढ़ रहे हैं, तो ये फिर पैसा कहां जा रहा है? मतलब इसमें गवर्नेंस का इशू है, नीयत का है, हुक्मरानी का फुकदान है, या फिर क्या चीज है जहां पर आपका आके सवाली निशान बनता है कि क्यों आखिर अगर आपकी नीयत ठीक है तो इंप्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो रही? क्या आपकी टीम बेहतर नहीं है? और अभी राना साहब कह रहे थे टीम को बदलने पर भी असर नौ जायजा लेना चाहिए। लेकिन क्या टीम के मेंबर्स वो नहीं है जो माजी में भी हुकूमतों में हुआ करते थे? क्या वो टीम मेंबर्स इस टीम का हिस्सा नहीं है? यार, इसका तो एक ही जवाब है ना कि आप घबरा क्यों रहे हैं। जब वज़ीर आज़म बार बार कह रहे हैं कि आप घबराएं नहीं, तो आप क्यों घबरा रहे हैं ना यार? होने दें, महंगाई, सर्कुलर डेट बढ़ने दें, क्यों आप घबरा रहे हैं यार? बिजली महंगी होने दें, को भी बोलने दें, फिर मतलब फिर हुकूमती तर्जुमान क्यों घबरा रहे हैं? फिर नहीं, वो उधर घबराएंगे हम ना। वो अपोजिशन को राइट नहीं है ना बात करने का ना यार। ये अब जमहूरियत देखे ना, इमरान खान साहब जमहूरियत की बात ना, वो जमहूरियत पसंद है ना इमरान खान साहब जमहूरियत। इमरान खान साहब भी मोहम्मद बिन सलमान बनना चाहते हैं कि खबरदार को खशोगी बनेगा तो खशोगी को जैसे मोहम्मद बिन सलमान ने फारिग करवा दिया। ये तो देखे ना, आप तो महंगाई की बात कर रहे हैं यार। महंगाई तो काबिल बर्दाश्त हो सकती है सलमान। जो लाकानूनियत इस वक्त है, जो क्राइम रेट इस वक्त है, ना आपके घर महफूज हैं, ना आपके दरो दीवार महफूज हैं, ना आपकी शाहराएं महफूज हैं, ना बच्चे महफूज हैं, ना बड़े महफूज हैं। जो हीनियस क्राइम्स हैं, आप जरा उसकी रेशो देखें इन 2 सालों में वो कहां से कहां पहुंच चुकी है। पंजाब में आप देख लें, इंटीरियर सिंध में, चले वहां तो इनकी हुकूमत नहीं, लेकिन पंजाब में जो मर्डर रेट है वो कहां पे चला गया हुआ है। 10 एक बंदा उठता है, वो ये अभी रावलपिंडी में कुछ अरसा पहले हुआ है, एक बंदा उठा है, उसने 10 लोगों को घर में जो है वो गोलियों से भून डाला। ये क्या है? सिर्फ हम भूखे रह के भी जिंदगी गुजार सकते हैं, हम पेड़ पे पत्थर बांध लेंगे, लेकिन हमारी जिंदगी जान होगी तो जहान होगा। हमारी जिंदगी नहीं अगर रहेगी तो हम क्या? यानी हर फ्रंट पे अगर आप देखें तो आपको चैलेंजेस और फेलियर्स नजर आ रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब के पास एक ही बात है कि जी नवाज शरीफ चोर था, आसिफ जरदारी भाई हमने मान लिया बाबा वो चोर थे। क्या दें अब? तावीज लिख के गले में डालने के चोर थे, या गर्दान पढ़ना शुरू कर देंगे चोर थे? मान लिया चोर ना, व्हाट नेक्स्ट? आगे चले ना। अच्छा, अगर चोरों पर ही ठहरना है तो चोरों को ही सजा दिलवा देते। चोरों को सजा का भी कोई निजाम नहीं बन पा रहा, ना आगे जा रहे हो, ना चोरों का कोई बंदोबस्त कर रहे हो। चोर चोर चोर, यार ये नहीं चल सकता इस तरह से भाई। इस वक्त ये पिछले महीने जो इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट आई है सलमान, 11.5 करोड़ वोटर हो गया पाकिस्तान में। इनमें अक्सरियत है पाकिस्तान के नौजवानों की जो 18 साल से लेकर 40 साल तक के लोग हैं। अब ये जो वोटर अब ऐड हो रहा है अगले 3 साल में मजीद, इस वक्त जो पाकिस्तान में बच्चे जो 18 साल से कम है वो अगले 3 साल में वोटर बन जाएंगे। ये वो लॉट अब सामने आ रही है कि ये किसी से काबू में नहीं आएगी, ये किसी के चकमे में नहीं आएगी। चाहे नवाज शरीफ हो, उनकी भी 2 नंबर जमहूरियत को ये ठुकराएंगे, और इमरान खान साहब की 2 नंबर तब्दीली को भी ठुकराएंगे ये लोग। इमरान खान साहब को जितनी पॉपुलैरिटी अल्लाह ने उनको दी है,
दुनिया के अंदर चंद ऐसे लोग होंगे, दुनिया में, पाकिस्तान में तो एक शख्स आया था जुल्फिकार अली भुट्टो, दुनिया के अंदर जो चंद लोग हमारी पिछली सदी के अंदर जो इमर्ज हुए, जिनको इतनी पॉपुलैरिटी मिली, पब्लिक सपोर्ट मिली, चाहत मिली, प्यार मिला, दुआएं मिली, उनमें से एक इमरान खान साहब। लेकिन इन रिटर्न वो क्या बहुत सारी चीजें हैं ना, मतलब कोई एक महंगाई नहीं है। आप जिस फ्रंट पे भी देख लें, लोग कह रहे हैं यार ये तो नवाज शरीफ के जमाने में भी ऐसा होता था, ये तो जरदारी के जमाने में भी ऐसा होता था, अगर आज भी ऐसा होना है तो फिर क्या। लिहाजा इमरान खान साहब को चाहिए, होना ये चाहिए था कि आज जो हुकूमत है हमारी, उस हुकूमत में ऐसी मिसालें होती जो कि माजी में उसकी नज़ीर नहीं मिलती। इस तरह की इस तरह का एहतसाब होता, लॉ एंड ऑर्डर इस तरह मिसाली होता कि माजी में उसकी नज़ीर नहीं मिलती। लेकिन ये सब क्यों हो रहा है? ऐसा कौन सी जगह है जहाँ पर खला है? ऐसे कहाँ है जहाँ पे आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है? इस पर बात करेंगे। वक्त हुआ है एक ब्रेक का। मीर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, राना ताहिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इरफान कादिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आगे क्या होने जा रहा है? अपोजिशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, हुकूमत के लिए परेशानियाँ बढ़ेंगी, या फिर हुकूमत पिछले 2 साल जैसे सर्वाइव की थी वैसे आगे भी सर्वाइव करेगी? इस सवाल के साथ वापस आएंगे। कहीं जाइएगा नहीं, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं और क्लोजिंग रिमार्क्स लेंगे। अपने जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, इरफान कादिर से आगाज़ करते हैं। इरफान कादिर साहब, ये बताइएगा, हुकूमत जो नवाज शरीफ साहब को लाने के लिए इक़दामात कर रही है, आपको लगता है कि वो कामयाब हो पाएगी? क्योंकि आप माहिर कानूनदान हैं, आपको लगता है कि वो जो काविशें की जा रही हैं वो बुरोकार होंगी, तो मतलब सही साबित हो पाएंगी, वापस ला सकेंगे? दूसरा कि जो शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ आज समाअत भी हुई, उन्होंने कहा कि किस तरह से सलूक किया जा रहा है, नैब उनको ज़मीन पे बिठा के खाना खिलाता है, इस तरह की उन्होंने शिकायतें की। आपको लगता है ये फेवर में जाएगा अपोजिशन की तमाम बातें? ये अगर हुकूमत ने उनको लाने की कोशिश की इंग्लिस्तान से, तो वहाँ पे एवेंचुअली ये मामला जो है उनकी अदालत में जाएगा और अदालत में 2 किस्म का बयानिया अदालत के सामने आएगा। एक बयानिया ये आएगा कि ये सियासी इंतकाम है, ये एहतसाब नहीं है, और दूसरा बयानिया आएगा कि नहीं, हमने जो कुछ किया है कानून के मुताबिक किया है। तो जब ये दोनों चीज़ें सामने आएंगी तो उस वक़्त इसका फैसला हो सकेगा। और ये फैक्ट है कि कोई भी हुकूमत, जो आने वाली हुकूमत है या जो नई हुकूमत है, अगर वो ये सोचे कि वो पिछली जितनी भी गलतियां की गई हैं उन सब की सजाएं दे दे के तो वो मुल्क को तरक्की पे ले जाएगी, तो हरगिज़ मुल्क तरक्की पे इस तरह नहीं जाएगा। फॉर एग्जांपल, जब ये 9/11 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग गिरी थी, तो उन्होंने ये नहीं किया था कि अब हम नई बिल्डिंग नहीं तामीर करेंगे, जो पुरानी बिल्डिंग जिन्होंने गिराई है पहले हम उनका एहतसाब करेंगे। उन्होंने फौरन नई बिल्डिंग बनानी शुरू कर दी थी और वहाँ पे उससे ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग बना के तो उन्होंने साबित कर दिया कि ये बिल्डिंग बननी है और हमने बना दी है। इसी तरह से कोई भी हुकूमत जो है वो पुरानी गिरी टूटी हुई या ख़राब इमारत जो उसको खड़ा नहीं कर सकती, उसको चाहिए कि फौरन नई इमारत की तामीर शुरू कर दे, ना कि उन लोगों को सजाएं देनी शुरू कर दे जिन्होंने पुरानी इमारत को कमजोर किया है। अच्छा। और ये जो लॉन्ग ड्रॉन प्रोसीडिंग, एक सवाल आपसे और जी इरफान कादिर साहब, ये बताइएगा कि नवाज शरीफ साहब कन्विक्टेड हैं यहाँ पर और फिर यहाँ से गए हैं, बीमारी इलाज कराने के लिए गए हैं, क्या हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत बरतानी से ये बात कर सकती है कन्विक्टेड मुजरिम है जो कि वहाँ पर गए हुए हैं और अब वो वापस नहीं आ पा रहे, वो उनको वापस लाने की कोशिश की जा रही है, वो एक बॉन्ड भर के गए थे लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उसकी पासदारी नहीं की, या फिर इसके साथ साथ जो कैदियों की हवालगी का मुआहदा होता है वो कारगर साबित होगा? क्या पाकिस्तान का बरतानी के साथ ऐसा कोई मुआहदा मौजूद है? इससे बहुत बड़ी कन्विक्शन नवाज शरीफ साहब की हुई थी जनरल मुशर्रफ के वो जो प्लेन इंसिडेंट पे, जो कि हाईजैकिंग के उन पे एलिगेशन लगी थी और उनकी कन्विक्शन हो गई थी, और बाद में उस सारे का सारा जो है उन्होंने अदालतों ने, इन्हीं अदालतों ने जिनको के मियाँ साहब ने बहाल करवाया था, उन्होंने उनको क्लीन चिट दे दी थी। तो ये बातें जब सारी बरतानिया के सामने आएंगी तो फिर आप देख लीजिएगा कि सब यानी एक लॉन्ग ड्रॉन प्रोसीडिंग शुरू हो जाएंगी, उससे पहले नेक्स्ट इलेक्शंस आ जाएंगे। आप इन शॉर्ट क्लोजिंग रिमार्क्स आपके, फिलहाल लाने की पोजीशन में नहीं है हुकूमत नवाज शरीफ साहब को? इस पोजीशन में नहीं है जी। यस और नो? ठीक है। अमीर अब्बास साहब ये बताइएगा, इस वक्त जो
ठीक है, ये जो मैं ना सवाल जाने से पहले किया था कि क्यों ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, जो बातें आपने कही थी, सहाफ़ियों ने इमरान खान साहब से इलेक्शन से पहले भी सवाल किया था कि आप इतनी बातें तो कर रहे हैं, जितनी बातें आप बता रहे हैं, जो एक मंजरनामा पेश कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में हो सकता है अगर उनकी हुकूमत आती है तो ये करेंगे कैसे। तो उन्होंने कहा था हमारे पास टीम मौजूद है। टीम खैर माजी की हुकूमतों से भी कुछ इधर उधर से उधार ली हुई है, लेकिन सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्यों नहीं हो पा रहा। अगर नीयत है करने की तो क्वेश्चन मार्क कहाँ है। उस्मान बुज़दार का जिक्र आपने किया कि उनकी परफॉर्मेंस का इशू है, तो फिर क्यों चेंज नहीं किया जा रहा। आप इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, आपकी 10 लोगों से मुलाकात होती होगी, उसमें सियासतदान भी शामिल हैं, सहाफ़ी भी शामिल हैं, तो क्यों का जवाब किसी के पास है या बज़ाते खुद आपके पास है? देखिए सलमान, दो तरह के स्कूल ऑफ थॉट हैं इस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत के बारे में। अच्छा, एक स्कूल ऑफ थॉट ये है जो ये समझता है कि इमरान खान करना चाहता है लेकिन इमरान खान कर नहीं पा रहा, उसमें माफियाज आ रहे हैं, उसमें सिस्टम रुकावट बन रहा है, उसमें इदारे रुकावट बन रहे हैं, उसमें फलाना ढमकाना। एक ये स्कूल ऑफ थॉट है, और ये वो स्कूल ऑफ थॉट है जो तकरीबन इमरान खान साहब का अपना भी है कि जी मैं करना चाहता हूँ लेकिन सिस्टम ऐसा है वैसा है। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है जिससे मेरा भी ताल्लुक है कि भाई हिस्ट्री डज नॉट रिमेंबर एक्सक्यूजेस। जब तारीख लिखी जाती है तो वो आपको या कामयाब लिखती है या आपको या नाकाम लिखती है, वो आपके बहाने और जवाज नहीं लिखती है। जब मौरिख लिखेगा वो ये नहीं लिखेगा कि इमरान खान नाकाम हुआ था तो क्यों हुआ था, उसको सिस्टम नहीं करने दे रहा था, उसको इरफान कादिर साहब ने रोक दिया था, उसको अमीर अब्बास नहीं। मौरिख लिखेगा कि इमरान खान इस कौम का महातिर मोहम्मद था, इमरान खान ली कुआन यू था, या इमरान खान इस मुल्क के गिट्टो जोड़ों में बैठ गया था। मौरिख ने ये दो चीजें लिखनी है, तीसरी कोई चीज नहीं लिखनी। लिहाजा आप कैप्टन ऑफ द शिप हैं, आप चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, आपको लोगों ने एंटी स्टेटस को के तौर पे पसंद किया था, आपको लोगों ने एंटी इंपीरियलिज्म के तौर पर पसंद किया था कि आप कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन निकालेंगे इस मुल्क का। वो सोल्यूशन नहीं देंगे इस कौम को, वो फक्की नहीं खिलाएंगे जो फक्की माजी के हुक्मरान खिलाते रहे, या जो दवा उनके पास थी आपके पास वो दवा। अगर वही दवा आप खिलाएंगे तो फिर लोगों को नवाज शरीफ भी अच्छा था, फिर जरदारी भी अच्छा था, फिर आपके लिए लोगों को फरेफ्ता होने की और जाने देने की जरूरत नहीं थी। आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आपके पास वो जैसे कहते हैं ना आयरन फिस्ट, लोहे की मुट्ठी होनी चाहिए आपके पास, और आप हथौड़े मारे एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। लेकिन आने वाले दिनों में क्या मौर्रिख ये लिखेगा कि साल 2020 के आखिर में और साल 2021 के शुरुआत में पीडीएम ने इमरान खान को धचका दिया, या फिर मौर्रिख ये लिखेगा कि इमरान खान माजी की मुश्किलात को जिस तरह से नबर्द आजमा होता था उसने पीडीएम को भी शिकस्त दी? देखिए, पीडीएम को शिकस्त इमरान खान का एक तो ये तरीका है जो ये मुकदमे दर्ज करवाने वाला है। मैं तो नहीं समझता कि आप बगावत का मुकदमा, मैं किसी तौर पर भी नवाज शरीफ साहब की तकरीर से, You are not in a favor in that. मैं नवाज शरीफ साहब ने जो तकरीर की है, नवाज शरीफ साहब की लबो लहजा, उनकी जबान टोटली उनके स्टेचर को और पाकिस्तान के मुफादात के खिलाफ है। लेकिन बगावत का मुकदमा दर्ज, देखिए सलमान, अगर मेरे साथ इस वक्त खुदा ना खास्ता कोई कुछ जाती हो जाए, मैं अगर थाने में एफआईआर दर्ज करवाने जाऊंगा, मेरी एफआईआर दर्ज नहीं होगी। लोग कत्ल हो रहे हैं, उनके लवाए की दरख्वास्तें लेके फिर रहे हैं, उनकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही। बच्चों के, औरतों के रेप हो रहे हैं, लोग थानों में धक्के खा रहे हैं, उनकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही। यहां पे बगावत की 2 दिन में एफआईआर दर्ज हो गई। इतना बड़ा जुर्म हो गया, इतनी बड़ी क़यामत आ गई, लोगों की जानो माल यहाँ पे जो है वो आए रोज जो है वो जराए पेशा लोगों के हाथों लुट रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन उनकी एफआईआर दर्ज नहीं होती। इतनी फुर्तियां पंजाब पुलिस में, इतनी फुर्ती शाहदरा पुलिस में कि बगावत का एक नहीं 2 मुकदमा, एक कैप्टन सफ्दर के खिलाफ भी दर्ज हुआ है गुजरावाला में। देखिए, आप गलत कर रहा है नवाज शरीफ। और इसको सर मैं ऐड करता हूं कि ये तमाम बातों के बावजूद कुछ पैमराज की वजह से भी हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस, हम बात नहीं कर सकते, लेकिन मोस्ट वांटेड क्रिमिनल जिसको पिछले 21-22 दिनों से ढूंढा जा रहा है वो भी नहीं अभी तक अरेस्ट हो पाया। वो जिस आबिद की बात कर रहे हैं, लेकिन नवाज शरीफ भी तो मोस्ट वांटेड है ना इस वक्त। प्राइम मिनिस्टर को चाहिए, कौन सी डिप्लोमेसी का इंतजार कर रहे हैं आप? एक बंदा कन्विक्टेड है आपके मुल्क में, वो अदालतों को, निजाम को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह रही बंदा चकमा दे के बाहर क्या है। आप करें जो आपसे मैक्सिमम हो सकता है, ये क्या बात खतो खिताबत आप किए जा रहे हैं। बट अमीर अब्बास इज नॉट इन अ फेवर जिस तरह से आज मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। आपने महंगाई का जवाब देना है, महंगाई का जवाब दें, बिला जरूरत मुकदमा दर्ज न कराएं। राना साहब,
आपका क्या इस वक्त आखिरी कमेंट्स हैं? आपको लगता है पीडीएम में इतना असर व रसूख है, इतना दमखम है कि इमरान खान को हिला सकती है, या फिर वही बात, ये हल्की मुल्की मौसीकी है, बस हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी? देखें सलमान, बात यह है पीडीएम में कोई जान नहीं है, ये एक जलसे पर मुत्तफिक नहीं हो रहा है। पहले इन्होंने कहा 11 अक्टूबर को क्वेटा में जलसा करेंगे, फिर इधर उधर की टामकटोइयाँ मार रहे हैं। कोई कहते हैं 18 को ना करें, 15 को करें, कोई कुछ कह रहे हैं। इनमें ना कोई इत्तेफाक होना। देखें अवाम जो है ना, अवाम पाकिस्तान के अब बड़े बाशऊर हो गए हैं, वो ये पीडीएम की किसी बात में आने वाले नहीं। पीडीएम के पल्ले कोई शय नहीं, ये कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैं एक अर्ज़ करूँ, जो बात अमीर अब्बास साहब का सवाल तो कर सकते हैं ना सर, अवाम महंगाई का सवाल ज़रूर करे, लेकिन मैं आपको एक बात करूं, ये वाक़तन ये इस तरीके से नहीं होना चाहिए। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने जो क्लोज करना है, नवाज शरीफ साहब ने जो तकरीर की है और इससे पहले का उनके पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के हवाले से जो रवैया है और जो उनका माजी है, नॉन लीक्स और बाकी सारे मामलात, इस पर नवाज शरीफ के खिलाफ सीरियस एक्शन होना चाहिए। आपका ये मौक़िफ़ है कि होना चाहिए। राना ताहिर साहब का मौक़िफ़ ये है कि नवाज शरीफ के खिलाफ सीरियस एक्शन होना चाहिए, लेकिन अवाम फिर भी सवाल ही करते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, आपकी अपनी कोताहियाँ हुकूमत की वजह से, जिसकी वजह से अपोजिशन के पास एक महंगाई का कार्ड है जिसको वो बखूबी खेल रही है, और अवाम की बात करे कि अवाम महंगाई का शिकार है। होना ही चाहिए था कि हुकूमत महंगाई को कम करती, अवाम को तमाम ज़रूरियात की चीज़ें उनकी दहलीज़ पर देती, तो फिर कहीं से कोई आवाज़ें नहीं उठती। अपने मेज़बान सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। उम्मीद है आपको प्रोग्राम पसंद आएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।